स्टार प्लस के लोकप्रिय शो झनक में झनक की कहानी इस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां भावनाओं का सैलाब हर दिशा से उमड़ पड़ा था। गंगा की बातें झनक के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचा रही थीं। आखिरकार झनक ने चुप्पी तोड़ी और गुस्से से बोल पड़ी कि उसने नहीं बल्कि गंगा ने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। शहरी बाबू के प्यार में उलझकर जो निर्णय गंगा ने लिए थे वही आज उन्हें इस स्थिति में ले आए थे। झनक ने साफ कह दिया कि उसने हमेशा गंगा की मदद की, लेकिन बदले में केवल अपमान ही मिला। उसकी बातों से गंगा हिल गई और भावुक होकर रोने लगी। पराशर ने बीच में हस्तक्षेप किया और गंगा से कहा कि अगर वह चाहे तो जा सकती है, लेकिन नूतन इस घर को नहीं छोड़ेगी। उसने साफ कर दिया कि अगर गंगा ने अब दोबारा नूतन की बेइज्जती की तो पूरा गांव उससे रिश्ता तोड़ लेगा और आज के बाद वह इस घर में नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर गंगा हतप्रभ रह जाती है और चिल्लाकर कहती है कि एक बाहरी लड़की के कारण उसे घर से निकाल दिया जा रहा है। लेकिन पराशर कहता है कि यह निर्णय उसकी वजह से लिया गया है क्योंकि नूतन को इस घर से जाने की बात करनी पड़ी। वह हाथ जोड़कर नूतन से विनती करता है कि वह न जाए। इसी बीच माहौल में एक और बड़ा मोड़ आता है जब अप्पू अचानक बेहोश हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। अनिरुद्ध तुरंत सुझाव देता है कि अप्पू को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन पराशर दुखी स्वर में कहता है कि डॉक्टरों ने कह दिया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तभी मून अप्पू के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। मून की आवाज सुनकर अप्पू की आंखें खुल जाती हैं और वह सबसे पहले मून से झनक के बारे में पूछती है। वह बार बार कहती है कि उसे झनक से मिलना है। वह अनिरुद्ध से भी पूछती है कि वह झनक को क्यों नहीं लाया। उसकी जिद ने सभी को एक नई चिंता में डाल दिया। उधर दूसरी ओर एक नई चाल भाग्य ने चली। आदित्य कपूर के जीवन में एक नया मोड़ आया जब पंडित जी ने उसे झनक से विवाह करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर आदित्य झनक को अपने जीवन में ले आता है तो उसकी किस्मत चमक उठेगी और उसका व्यापार कई गुना तेजी से बढ़ेगा। यह सुनकर मुद्रा भी आदित्य को प्रोत्साहित करती है। आदित्य पहले से ही झनक के प्रति भावुक था। अब जब भाग्य भी उसका साथ देने को तैयार था तो उसने पल भर भी इंतजार नहीं किया और झनक की तलाश में निकल पड़ा। उसके साथ पंडित जी भी थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। उसकी सोच में अब भी वही पुरानी बातें थीं कि झनक कहीं चली गई है और अनिरुद्ध आज भी अर्शी के साथ है। तलाश की शुरुआत आदित्य ने बॉस हाउस से की, लेकिन वहां उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वहां न झनक थी, न अर्शी और न ही अनिरुद्ध। अब केवल एक ही विकल्प बचा था, सृष्टि के घर जाना, जो अर्शी की मां थी और जिसे झनक कभी मां का दर्जा देना चाहती थी। आदित्य सोचता है कि शायद सृष्टि को झनक के बारे में कुछ जानकारी हो। वह पंडित जी के साथ सृष्टि के घर पहुंचता है, जहां माहौल में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वह सीधे सृष्टि से पूछता है कि झनक कहाँ है, क्या उन्हें कुछ पता है। उसी समय अर्शी अंदर से गुस्से में बाहर आती है। उसकी आंखों में पुरानी नाराजगी झलकती है। आदित्य उससे वही सवाल दोहराता है, झनक कहाँ है। यह सवाल जैसे ही उठता है, कहानी भावनाओं के एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। कहीं न कहीं प्यार की डोर अभी भी जुड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जल्द ही एक बड़ा सच सामने आने वाला था। अनिरुद्ध को अब तक लगता था कि झनक का बच्चा किसी और का है, शायद उसके पति का। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कोलकाता में झनक की करीबी दोस्त ईशानी से अनिरुद्ध की मुलाकात होती है। ईशानी उसे सच्चाई बताती है कि झनक के पेट में उसी का बच्चा था और झनक ने जिस बेटे को जन्म दिया वह उसी का बेटा है। यह सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और झनक की यादें उसे घेर लेती हैं। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां सच्चाई का सामना होना बाकी है। एक तरफ अप्पू की जिद झनक से मिलने की है, दूसरी ओर आदित्य की झनक को पाने की कोशिश और अब अनिरुद्ध के सामने उसका अपना खून खड़ा है, जिसे वह पहचान भी नहीं सका था।
यह कहानी केवल एक लड़की की नहीं, बल्कि उन सभी रिश्तों की है जो भावनाओं की डोर से बंधे हैं और वक्त की चोटों के बावजूद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध के भीतर एक नई चेतना जाग उठती है जब वह पहली बार अपने बेटे को देखता है। उसकी आंखें अपने आप भीग जाती हैं और वह महसूस करता है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अब उसके सामने उसका खून, उसका वजूद खड़ा है। वह अब और देर नहीं करना चाहता। जनक से माफी मांगता है, झुककर उसके सामने अपने सारे पुराने दोष स्वीकार करता है और आग्रह करता है कि वह उसके साथ कोलकाता चले। जनक पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर अपने बेटे की खातिर अनिरुद्ध के साथ चल पड़ती है। कोलकाता लौटते हुए अनिरुद्ध मन ही मन कसम खाता है कि अब वह अपने जीवन से झूठे रिश्तों, छल और भ्रम को खत्म करेगा और एक नई शुरुआत करेगा। मगर यह सब इतने सरल तरीके से नहीं हुआ था। एक समय था जब अनिरुद्ध को यह तक पता नहीं था कि झनक उसके बच्चे की मां बन चुकी है। साल भर पहले जब झनक ने बच्चे को जन्म दिया था, उस वक्त वह पूरी तरह अकेली थी। उसकी मदद केवल उसकी एक सच्ची दोस्त ईशानी ने की थी। ईशानी पर झनक का बड़ा एहसान था, क्योंकि झनक ने कभी उसकी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। उस एहसान के बोझ ने ईशानी को हमेशा झनक के साथ मजबूती से खड़ा रखा। जब झनक ने अपने सबसे बड़े राज से पर्दा हटाया कि वह जो बच्चा पैदा करने वाली है वह अनिरुद्ध का ही है, तो ईशानी स्तब्ध रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि झनक जैसे निस्वार्थ प्रेम करने वाली लड़की को उसका सच्चा प्यार अब तक क्यों नहीं मिल पाया। ईशानी के मन में झनक के लिए कृतज्ञता और भी बढ़ जाती है। अब वह ठान लेती है कि वह झनक को अकेले नहीं रहने देगी। एक दिन वह अनुज का पता लगाती है, जो झनक से दूर कोलकाता में आराम की जिंदगी जी रहा होता है। ईशानी उसे कॉल करती है और कहती है, तुम यहाँ आराम से चैन की जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन झनक वहाँ गांव में तुम्हारे बेटे को अकेले पाल रही है। हालात ऐसे हैं कि उसे मजबूरी में अपने बेटे को किसी और का नाम देना पड़ा। यह सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अवाक रह जाता है, समझ नहीं आता कि उस अनजान लड़की की बातों पर भरोसा करे या नहीं। मगर दिल की आवाज और उस अनकहे दर्द ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। उसी वक्त वह गांव लौटने का फैसला करता है, सच्चाई जानने के लिए। जब वह गांव पहुंचता है तो उसे सब कुछ सच ही नजर आता है। झनक के व्यवहार, उसकी आंखों का दर्द और वह बच्चा, सब कुछ जैसे बिना बोले ही सब कह जाते हैं। लेकिन कहानी यहां भी ठहरती नहीं। असल में प्रोमो में यह साफ दिखाया गया कि झनक को अब यह पता चल चुका है कि वह प्रेग्नेंट है। यानी उस रात अनिरुद्ध के साथ जो कुछ हुआ था, उसके परिणामस्वरूप झनक गर्भवती हो गई थी। इसका खुलासा कंका करती है और यही बात जब पराशर के सामने आती है तो वह तुरंत अनिरुद्ध को कॉल करने की कोशिश करता है। मगर झनक आकर उसका हाथ रोक देती है। वह कहती है, जब मैं यह लड़ाई अकेले लड़ रही हूं तो इस बच्चे की जिम्मेदारी भी अकेले उठाऊंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और खासकर अनिरुद्ध की तो बिल्कुल भी नहीं। झनक की यह बात कई लोगों को समझ नहीं आती। अगर उसे अनिरुद्ध को कुछ नहीं बताना था तो उसे रोकने की क्या जरूरत थी? क्यों वह खुद को हर वक्त बेचारी साबित करने की कोशिश करती है? जब उसकी शादी अनिरुद्ध से हुई थी तब भी वह उसे नजदीक नहीं आने देती थी, न ही उसका प्यार स्वीकार करती थी। वह बार बार कहती थी कि उसे किसी लाड़ प्यार की जरूरत नहीं, वह अकेले ही काफी है। लेकिन अब जब अनिरुद्ध की शादी अर्शी से हो चुकी है तब भी झनक वही रुख अपनाती है कि वह अकेली है, दुनिया में उसका कोई नहीं है। दूसरी ओर अनिरुद्ध हर बार कहता रहा कि वह केवल झनक से ही प्यार करता है, उसी के साथ रहना चाहता है। लेकिन झनक कभी उसे यह अधिकार नहीं देती। वह अर्शी से अनिरुद्ध की शादी करवाकर खुद को एक बार फिर त्याग की मूर्ति साबित करना चाहती है। जैसे वह यह दिखाना चाहती हो कि उसके जीवन में केवल दुख है, उसे कोई अपनाने वाला नहीं। मगर सच्चाई यह है कि उसके अंदर एक गहरा डर है, कहीं फिर से उसका दिल न टूट जाए। शायद इसी डर ने उसे अनिरुद्ध से दूर किया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
अब अनिरुद्ध झनक से एक बार फिर पूछता है कि क्या वह सच में उसे और उसके बेटे को स्वीकार नहीं करेगी। क्या वह अब भी उस दर्द से बंधी रहेगी जो अतीत में था? क्या झनक अपने डर और गलतफहमियों से ऊपर उठकर एक नई जिंदगी को गले लगाएगी? यह सब उस सच्चाई पर निर्भर करता है जिसे अब अनिरुद्ध ने अपनी आंखों से देखा है। झनक अब भी इनकार करती है, लेकिन उसकी आंखों में जो आंसू हैं, वे बता देते हैं कि वह अंदर से टूटी हुई है। यह भावनाओं और आत्मसंघर्ष से भरी कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां या तो पुराने घाव भरेंगे या फिर नए जख्म बनेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जद्दोजहद है जिसमें आत्मसम्मान, त्याग और सच्चे रिश्तों की परीक्षा होती है।